नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं, जो कि रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशंस का है। और इस बुक से हम लोग ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो इसमें से हम लोग 150 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे पिछले लेक्चर में, तो आप लोग उसे पहले जरूर देखिएगा। आज उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे 151 नंबर क्वेश्चन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसमें क्वेश्चन जो कि पिछले आपके वर्षों में आए हैं सभी के सभी इसमें दिए गए हैं, और साथ साथ उसकी बहुत अच्छी तरह से व्याख्या भी दी गई है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन आपका लक्षद्वीप समूह में स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह जो है वो कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या प्रशांत महासागर है, बंगाली खाड़ी या हिंद महासागर में। तो सही जवाब बनता है आपका अरब सागर में। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, अरब सागर में। माफ कीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है, बाकी आगे से प्रिंट हुआ है, तो आप लोग उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, उसका व्याख्या हम देखिए एक क्वेश्चन के साथ कितनी सारी व्याख्याएं दी गई हैं। पहला देखते हैं, दिया गया आपका लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, यहीं से क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के दक्षिण पश्चिम में कितना 200 से 400 किलोमीटर दूर स्थित एक द्वीप समूह है, ठीक है। ये भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। आपको पता है लक्षद्वीप की राजधानी बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो यहाँ की राजधानी कावरत्ती है। इस द्वीप में, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है, कुल 36 द्वीप है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है, तो 36 द्वीप है। आगे देखते हैं, प्रशांत महासागर एशिया और अमेरिका को अलग करता है, ठीक है ना। प्रशांत महासागर से किसको अलग करता है, एशिया महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है, ठीक है ना। यह विश्व का प्रशांत महासागर सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है महासागर है। मेरियाना ट्रेंच इसी में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या दिया गया है व्याख्या में। बंगाली खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक है ना। ये अगर बंगाली खाड़ी की बात की जाती है तो ये भी आपका विश्व में नंबर 1 पे है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है, ठीक है ना। हिंद महासागर जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है। पृथ्वी पर उपस्थित पानी का लगभग 20%, ठीक है ना। पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी पानी है उसका 20% आपका हिंद महासागर में रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवड़ी होती है, ठीक है ना। प्रकृति में क्या होती है, रेतीली और गुड़ में लवड़ी होती है। कौन सी मिट्टी होती है, तो वो होती है आपकी शुष्क मिट्टी। आपका ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। शुष्क मिट्टी जो है रेतीली होती है और इसका जो गुड़ होता है वह लवड़ी होता है, न कि क्षारी होता है, ठीक है ना। यहाँ से इसकी व्याख्या से क्लियर करते हैं। शुष्क मिट्टी प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवड़ी होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, शुष्क मिट्टी मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखिएगा यहाँ से कहाँ कहाँ मिलती है आपके। राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और दक्षिणी पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है शुष्क मिट्टी। इस मिट्टी में गेहूं, बाजरा और मूंगफली उगाई जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा शुष्क मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसलें होती हैं, तो आप लोग गेहूं, जौरा और मूंगफली में से कोई भी लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी होती है जो कि हिमालय की नदियों द्वारा लाई गई अपशिष्ट से बनती है, ठीक है ना। आपको पता है जलोढ़ मिट्टी जो है जो नदियों द्वारा लाई गई अपशिष्ट से पाई जाती है और बहुत ही है उपजाऊ होती है। आगे देखते हैं, 2 तरह की पाई जाती है, ठीक है ना। जो जलोढ़ मृदा है वो 2 तरह की होती है, कौन सी, दोमट और दूसरा खादर होती है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है इसमें ज़्यादातर पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है, इसमें आपकी दोमट मिट्टी पाई जाती है। आपको पता ही है बांगर खादर जो होते हैं इसी के रूप में। आगे देखते हैं, भाखराल यानी लेटेराइट, देखिएगा लेटेराइट मिट्टी किसके नाम से जाना जाता है, भाखराल भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। मिट्टी भारत में मिट्टी मेघालय पर्वत और पश्चिमी तथा पूर्वी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है ना। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर, मेघालय पर्वत और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के क्षेत्रों में आपकी पाई जाती है। आगे देखते हैं, ये मिट्टियां लौह एवं एल्यूमिनियम समृद्ध होती हैं, ठीक है ना। जो लेटराइट मिट्टी है इसमें लौह, अयस्क और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, पोटास और पोटेशियम की कमी पाई जाती है, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चन आप लोग को ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कौन सी मिट्टी में कौन से तत्वों की अधिकता पाई जाती है और कौन से तत्व में उसमें नहीं रहता, ये भी बहुत बार पूछा गया है। आगे देखते हैं, इसकी देखिए लेटराइट मिट्टी की बात की गई है, इसकी उर्वरता कम होती है। लेटराइट मिट्टी की उर्वरता कम होती है जिसकी वजह से इसमें काजू आदि फसलें पाई जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें उर्वरक कम होता है इसलिए इसमें जो है आपके फसली जो फसल के रूप में बोई जाती है वो चीज़ नहीं हो पाती है। आगे देखते हैं,
काली मिट्टी का विकास महाराष्ट्र, देखिए यही काली मिट्टी की अगर बात की जाए तो इसका विकास जो है महाराष्ट्र तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब क्षेत्रों में जो है काली मृदा पाई जाती है। कौन कौन से में? आपको महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं इसमें पाई जाती है। ढक्कन लावा के अपक्षय से हुआ है, ठीक है ना। काली मिट्टी का निर्माण जो है वह आपका ढक्कन लावा के अपक्षय से हुआ है। इसे स्थानीय रूप से रेंगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कौन सी मिट्टी को रेंगुड़ मिट्टी बोला जाता है, तो जो है काली मिट्टी जो है इसे ही हम रेंगुड़ मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। देखिएगा एक क्वेश्चन के साथ हम लोग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन के लिए क्षमा कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर किया गया, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ, आप यहाँ से समझ सकते हैं। आगे से आपका क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया निम्न में कौन सी सिंधु नदी की उद्गम उपनदी नहीं है, यानी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो आपको पता है गंगा नदी जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। आपके यहाँ से क्लियर हो जाता है ऑप्शन ए। अब यहीं इसकी व्याख्या देखिए तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन के लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा, एक क्वेश्चन के बाद बहुत अच्छा सामने दिखाई दिया गया है। दिया गया आपका सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आपके क्या हुआ है, ग्लेशियर से हुआ है। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसकी सहायक नदियों में, सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात की गई है। कौन सी आती है? झेलम आती है, चिनाब आती है, रावी, ब्यास, सतलज और बास्कर नदियां जो हैं आपके सिंधु नदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील के निकट बुलर झील से मिलती है। ठीक है ना। झेलम नदी कहाँ मिलती है? आपके बुलर झील से निकटती है, जो कि शेषनाग के निकट है। झेलम तथा रावी नदियां पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है ना। झेलम और रावी नदी जो है वह आपके किस नदी में मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? पाकिस्तान के निकट मिलती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, दिया गया आपका गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी गोमुख के निकट हुआ। देखिए उत्तर भारत की सभी नदियां मुख्य रूप से जो हैं इसी में कवर हो जा रही हैं एक क्वेश्चन में, तो लगभग 20 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। यही गंगा नदी की बात किया गया तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी गोमुख के निकट हुआ है। ठीक है ना। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, आपको पता है गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी की सहायक नदियां बहुत बार पूछा जाता है। इसमें कौन कौन सी नदी आती हैं? आपको एक तो यमुना हो गया, सोन हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया और गोमती हो गई। ये सभी की सभी नदियां जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। और रावी नदी के बारे में देख लेते हैं। रावी नदी का उद्गम कांगड़ा के रोहतांग दर्रे से निकट हुआ है। ठीक है ना। रावी नदी का उद्गम कहाँ है? कांगड़ा के रोहतांग दर्रे के निकट से हुआ है। ठीक है ना। ये चिनाब सिंधु की सहायक नदी है। ये भी आप यहाँ क्वेश्चन हो जाता है कि चिनाब नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। जनजातियों की बात की गई है, तो इसमें से कौन सी जनजातियां हैं जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है? तो आपको पता ही है आपके जो गुज्जर बकरावल जो है वह आपके जम्मू कश्मीर पाए जाते हैं। ज़्यादातर सिर्फ गुज्जर ही दिया जाता है, तो यहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। देखते हैं व्याख्या में क्या दिया है। गुज्जर बकरावल जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं। भोटिया जनजाति की बात की गई है। भोटिया जनजाति बहुत बार पूछा जाता है, तो यह आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और के तराई क्षेत्र में और सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बंजारे हैं। ठीक है ना। भोटिया जनजाति तो सीधे सीधे पूछा जाता है भोटिया जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा के कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं भोटिया जनजाति। यहीं गद्दी चरवाहे की बात की जाती है। गद्दी जनजातियां भी बहुत बार पूछी जाती है, तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबल जिले के बंजारे हैं। ठीक है ना। यानी यहाँ की ये जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी की एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में झील के अंदर बहती है। ठीक है। क्वेश्चन ये सीधे से पूछा जाए तो पूछा जाता है कौन सी नदी जो है जो आपके रेगिस्तान से होकर गायब हो जाती है? तो ये आपका लूनी नदी जो है वह आपका गायब हो जाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या से यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखिएगा एक ही वही पेज थोड़ा नहीं अच्छे से दिखा था, बाकी अब सारे के सारे पेज अच्छे से दिखेंगे। लूदी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। ठीक है ना। यहाँ से क्लियर हो जाता है। इसे भारत की लवड़ी नदी भी कहा जाता है। लूनी नदी को क्या कहा जाता है? भारत की लवड़ी नदी कहा जाता है। काली नदी का उद्गम, देखिए यहीं काली नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। ठीक है ना। काली नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। यहाँ से क्लियर होता है। आगे देखते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहने वाली नदी है। ठीक है ना। क्या है?
जो काली नदी है कहाँ कहाँ बहती है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जिले राज्य में बहती है। यही गंगा नदी की अगर बात की जाए तो गंगा नदी का उद्गम गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद में होता है, ठीक है ना। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है आपका, गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से हुआ है, और यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आपको पता है गंगा नदी जो है आपका तिब्बत होते हुए भारत होते हुए बंगाल देश में अपना जल गिरा देती है ना, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। आगे देखते हैं तीस्ता नदी का उद्गम, तीस्ता नदी की अगर बात की जाए तो इसका उद्गम आपका सिक्किम राज्य में है, ठीक है ना। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ पर है, सिक्किम से होता है। यह नदी सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है, ठीक है ना। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश निकल जाती है, ठीक है ना। तीस्ता नदी को सिक्किम और बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा और बंगाल की जीवन रेखा, दोनों की जीवन रेखा बोला जाता है किसको, तीस्ता नदी को। तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं, दिया गया है क्वेश्चन आपका, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, उत्तरी भारतीय मैदान को दलदल पट्टी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जो उत्तरी भारत का मैदान है दलदल पट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे तराई क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तराई क्षेत्र बोला जाता है। देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया गया है। दिया गया आपका उत्तरी भारत के मैदान की दलदली पट्टी को तराई क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर दलदली क्षेत्र है जो तराई क्षेत्र बहुत ही आपका उपजाऊ होता है, तराई क्षेत्र की भूमि आपको पता ही है। आगे देखते हैं, यह क्षेत्र पश्चिम में यमुना नदी से लेकर, ठीक है ना, देखिएगा पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, ठीक है ना, फैला हुआ है। दोआब किसे कहते हैं, बहुत बार पूछा था दोआब किसे कहते हैं, तो दोआब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है ना। और सही रूप से देखा जाए तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो बहुत ही उपजाऊ होता है वह दोआब कहलाता है। जैसे गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र इस तरह से बोला जाता है ना, तो जो दो नदियों के बीच की भूमि होती है उसे दोआब बोलते हैं। आगे देखते हैं, भारत में दोआब क्षेत्र गंगा और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र को बोला जाता है। देख ठीक है ना, यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है, गंगा और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र आपका दोआब बोला जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बांगर के बारे में देखते हैं। बांगर वे क्षेत्र हैं जो बाढ़ के मैदान से हैं, जो अधिक भूमि पर स्थित है, ठीक है ना। बांगर होता है, ठीक है ना, बांगर खादर आपको पता ही है, बांगर होते हैं। आगे देखते हैं, इस क्षेत्र में मिट्टी में रेत व कंकड़ पाए जाते हैं। बांगर क्षेत्र की विशेषता क्या होती है, इसमें मिट्टी में रेत और कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। आगे देखते हैं, माफ कीजिएगा, खादर के बारे में देखते हैं। खादर निचले क्षेत्र हैं जो एक नदी के बाढ़ के क्षेत्र होते हैं और आमतौर पर बाढ़ग्रस्त ओगा क्षेत्र की तुलना के अपेक्षाकृत संकीर्ण होते हैं, ठीक है ना। देखिएगा तराई क्षेत्र के जो पैदावार वाले मिट्टी होते हैं जो दूर हो जाते हैं वो खादर कहलाते हैं, और जो आपके नज़दीक रहते हैं वो आपके जो दूर होते हैं बांगर हो जाते हैं, जो नज़दीक हैं जो तराई क्षेत्र के वो खादर कहलाते हैं। इस तरह से आपका एक क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है, ठीक है ना। तो शास्त्रीय नृत्य की बात की जाती है तो कालबेलिया जो है वह आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बाकी आपको पता है कथक है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कथकली केरल का हो जाएगा, उड़ीसी उड़ीसा का हो जाएगा। तीनों के तीनों जो हैं वह तीनों के तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं आपके, कथक कथकली और उड़ीसी जो हैं ये तीनों के तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है ना। ये इसकी व्याख्या से पूरा का पूरा हम लोग क्लियर करते हैं। देखिएगा दिया गया आपका, कालबेलिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है ना। कालबेलिया क्या है, कालबेलिया एक लोक नृत्य है न कि शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात किया जाए तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, पहले ही बता दे चुके हैं। कथकली आपका केरल आ जाता है शास्त्रीय नृत्य, और उड़ीसा आपका जो उड़ीसी है जो उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखिए भारत में बात की गई है, तो अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा हो जाएगी, ठीक है ना, कंचनजंगा हो जाएगी। भारत में स्थित की बात की गई है, अगर पूछा जाता कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 लगाते, लेकिन भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कंचनजंगा हो जाता है, ठीक है ना। व्याख्या से यहाँ क्लियर करेंगे। देखिए दिया गया है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, ठीक है ना। जो आपका K2 है वो आपका ऑक्युपाई जो है पाकिस्तान में स्थित है, इसलिए उसे अगर भारत की पूछता है भारत में स्थित तो आप कंचनजंगा से लगाएंगे,
ठीक है ना, चोटी है। और कंचनजंगा की ऊंचाई की बात की जाए तो कितना है, 8,586 मीटर है, ठीक है ना, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। इसे भी ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा जो है कहाँ पर स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं नामचा बरवा, बहुत बार नाम सुने होंगे आप लोग, नामचा बरवा, इसकी ऊंचाई आपका 7,782 मीटर है, जो चीन की पर्वत चोटी है, ठीक है ना, ठीक है ना, जो नामचा बरवा जो है चीन की पर्वत चोटी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। आपको पता है माउंट एवरेस्ट जो है, जो कि नेपाल का है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, आपका नेपाल में स्थित है। इसकी लंबाई कितना है, 8,848 मीटर है इसकी ऊंचाई जो है। इस कभी कभी 8,850 भी दिया जाता है, तो उससे भी आप लोग सही मान कर चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा, चाहे तो 8,848 रहेगा या 8,850 रहेगा। नंदा देवी की बात की जाती है तो नंदा देवी पर्वत है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत की, ठीक है ना। नंदा देवी पर्वत चोटी जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई कितना है, जिसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर है। आपको पता है नंदा देवी जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है, तो यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास की विशाल मैदानों को क्या कहा जाता है। देखिए घास से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो हिमालय के मैदानों में स्थित घास है उसे बुग्याल बोलते हैं, ठीक है ना, बुग्याल बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, और विश्व के भी घास के मैदान भी पूछा जाता है, जैसे आपका डाउन्स हो गया आपका, ये सब बहुत बार पूछा जाता है आपका, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को बुग्याल कहते हैं, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में पाए जाते हैं, ठीक है ना। बुग्याल कहाँ पाया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है उत्तराखंड के घास के मैदान को क्या बोला जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आपके बुग्याल बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है भारत में स्थित है, आपका सियाचिन ग्लेशियर है। आप ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, आपका सियाचिन ग्लेशियर जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा आपका युद्ध क्षेत्र है, ठीक है ना। ये इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या दिया गया है, दिया गया आपका दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र आपका सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है, जो कि काराकोरम श्रेणी जो है ना, जो काराकोरम लद्दाख जास्कर जो है ट्रांस हिमालय के भाग है, उसकी बात की गई। काराकोरम रेंज में आपका समुद्र तल से 20,000 फीट ऊंचाई पर है, ठीक है ना। और देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित माना जाता है, ठीक है ना। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवादित क्षेत्र है। आगे देखते हैं गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, ये भी क्लियर हो जाता है। यह है ग्लेशियर गंगा नदी के एकमात्र प्राथमिक सूत्र है और हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है ना। गंगोत्री की बात करें तो हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नुब्रा ग्लेशियर एक 3 भुजाओं वाली घाटी है जो लद्दाख घाटी के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है। तो हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रृंखला की बात की जाती है तो आपका यहाँ पर शिवालिक श्रेणी आ जाती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी आ जाती है। व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है आपका, शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रृंखला है, ठीक है ना। शिवालिक हिमालय की जो है सबसे बाहरी और सबसे नवीनतम श्रृंखला है यह। हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिमालय को उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। देखते हैं मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को दून कहा जाता है, ठीक है ना। जो मध्य हिमालय है और शिवालिक श्रेणी के जो बीच की जो घाटियां हैं इसे दून बोला जाता है। जैसे देहरादून हो गया आपका, ठीक है ना, इसे दून कहा जाता है। जैसे देहरादून, हरिद्वार, ये सब आपके दून कहलाते हैं। आगे देखते हैं शिवालिक पर्वत के निचले भाग को तराई कहते हैं, ठीक है ना। शिवालिक पर्वत से सबसे बाहरी हिमालय का क्षेत्र है, उसके नीचे जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम तराई क्षेत्र बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोलते हैं। इसकी ऊंचाई अगर तराई की बात की जाए तो 850 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, बहुत बड़ा बड़ा व्याख्या दिया है, यानी एक क्वेश्चन के साथ हम लोग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर रहे हैं। दिया गया आपका पीर पंजाल पर्वतमाला जो है हिमालय की एकमात्र पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फैली हुई है, ठीक है ना। पीर पंजाल जो है पर्वतमाला हिमालय की एकमात्र पर्वत श्रृंखला जो भारत में हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है, पीर पंजाल से होगी, ठीक है। आगे देखते हैं
हिमाद्री हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहत या ग्रेट हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। हिमाद्री हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी यानी सबसे ऊपर वाली श्रेणी जो उसे ग्रेट या आपका बृहद हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री हिमालय की सर्वोच्चम पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। हिमाद्री जो है वह हिमालय पर्वत की सबसे सर्वोत्तम श्रेणी है। ये भी आपका यहाँ से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौरमंडल से आ गया, यहाँ पर दिया गया आपका सौरमंडल की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता है सौरमंडल की खोज जो है वो आपके कापरनिकस ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। व्याख्या देखें तो सौरमंडल की खोज आपके कापरनिकस ने कब की थी, 1543 ईस्वी में की थी, ठीक है ना। कब की थी, 1543 ईस्वी में की थी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत को दिया था, आपको पता है। न्यूटन ने कौन कौन सा नियम दिया, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको पता ही है, और गति का नियम भी आपके न्यूटन ने दिया था। और यहीं वास्को डी गामा की बात की तो इन्होंने भारत की खोज की थी। भारत की खोज की कब आया था, 1498 में आपके कलिकट में आया था ना। तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका रबी फसलों की बुआई की जाती है। तो रबी फसलों की बुआई कब की जाती है। रबी की फसलें जो अभी इस समय बोई गई हैं, ठंडी में रबी की फसलें बोई जाती है ना, तो यहाँ से आपको पता हो जाएगा। तो रबी की फसलें जो हैं ऑप्शन के हिसाब से क्या दिया गया है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। आपका मार्च अप्रैल में उसके बाद कट जाती हैं। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। व्याख्या क्लियर करते हैं। दिया गया है रबी की फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकने का समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। रबी की फसल के लिए रबी की फसलें सामान्यतः अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है, ठीक है ना। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और रबी की फसलों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, गेहूं हो गया, आपका सरसों हो गया, गेहूं हो गया, यहाँ से सरसों हो गया, आलू हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया, ये सब आपके क्या है, रबी की फसलें हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्र में जल प्रपात बनाती है। ठीक है, शिव समुद्र जल प्रपात आपको पता है, तो कावेरी नदी बनाती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा, कावेरी नदी बनाती है। देखते हैं शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर बना है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह कावेरी नदी पर है और इसकी ऊंचाई जो है 98 मीटर है, ठीक है ना। शिव समुद्र जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 98 मीटर है। इस पर स्थित जल विद्युत ग्रह एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है, ठीक है। शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना जो है ये है आपका एशिया का प्रथम जल विद्युत परियोजना है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1902 में कर्नाटक में हुई थी, ठीक है ना। ये भी आपका आगे देखते हैं। काली सिंध की बात की जाती है, काली सिंध की बात की जाती है, तो ये काली सिंध नदी जो है भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहने वाली नदी है। जो काली नदी वो दूसरी है, लेकिन ये काली सिंध की बात की गई है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। काली सिंध नदी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहने वाली नदी है और इसका उद्गम जो है आपका विंध्याचल पर्वत से हुआ है, ठीक है ना। काली सिंध नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से हुआ है। तुंगभद्रा नदी की बात की जाए तो यह पश्चिमी घाट की गंगा मूला नामक स्थान से निकलती है। तुंगभद्रा नदी कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट से होकर आपका गंगा मूला नामक स्थान से निकलती है तुंगभद्रा नदी। या फिर प्रायद्वीपीय नदियों की बात की जा रही है। यह नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है, ठीक है ना। तुंगभद्रा नदी की बात की जाती है तो यह आपका कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश में बहती है। यह नदी आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी से मिल जाती है, ठीक है ना। कावेरी नदी किसकी सहायक है, या फिर कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो यह कृष्णा नदी में आपका मिल जाती है। अब कृष्णा नदी की बात की कर ली जाती है, यह पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। और दक्षिण पूर्व राज्य की बात की जाती है तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है ना। कौन कौन, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल क्या है, यह आपका गिरा देती है। तो कृष्णा नदी कहाँ जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है और निकलती कहाँ से है, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है तो आपका अन्नामुखी पर्वत चोटी है, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 155 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ये इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या दिया गया आपका, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुखी है जो केरल राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है कितना है आपका
2695 किलोमीटर है, ठीक है, माफ कीजिएगा 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई। यही डोडा बेटा की बात की जाती है तो आपको पता है पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत यहाँ मिलते हैं, ठीक है ना, जिसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है, ठीक है ना। नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है, डोडा बेटा है, और ये आपका 2637 मीटर है, ठीक है ना। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है, ठीक है। आगे देखते हैं उड़ीसा का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात की जाती है तो उड़ीसा का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो आपका महेंद्रगिरी है, ठीक है ना, और इसकी ऊंचाई आपका 1490 किलोमीटर है, इसकी ऊंचाई जो है महेंद्रगिरी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इसके जो ऑप्शन के हिसाब से दिए गए आपको कोई भी दिया रहे हैं तो जनसंख्या की बात की जाती है तो आपका नंबर 1 पे आपको पता है उत्तर प्रदेश आता है। व्याख्या में सेम चीज दिया गया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम जो है तटीय यानी आपका कोस्टल एरिया जो है उसका आपका कलिंग नाम था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा कलिंग। देखते हैं उड़ीसा का प्राचीन नाम जो है वह कलिंग था, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछे तो आपको सीधे सीधे जवाब देंगे। प्राचीन नाम बहुत बार पूछा जाता है, जैसे आपका श्रीलंका का पिछली बार पूछा था प्राचीन नाम, तो इस तरह से पूछा था, तो उड़ीसा का पूछ लिया जाए तो कलिंग था। प्राचीन काल में इस राज्य को मध्यकाल में उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। इसे आधिकारिक रूप से 4 नवंबर 2011 को, ठीक है ना, 4 नवंबर 2011 को उड़ीसा के नाम से परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है ना। पहले आपका उड़ीसा था, ठीक है ना, देखिएगा पहले उड़ीसा था लेकिन 4 नवंबर 2011 को इसका नाम बदल कर ओडिशा कर दिया गया, ठीक है ना। ये आपका क्लियर हो गया। आगे देखते हैं खानदेश किसे बोलते हैं, इसे देखते हैं तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश कुछ हिस्सों को जाना जाता है किस नाम से, खानदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से कुछ हिस्सों को यहाँ पे खानदेश के नाम से जाना जाता है। और कामरूप के नाम से किसे जाना जाता है, तो कामरूप के असम राज्य जो है इसे कामरूप के नाम से, असम का एक जिला है, ठीक है ना। कामरूप जो है असम का एक जिला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है, तो आपका जो पठारी जो हिस्सा है भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, यह इसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको पता है एक अंगारा लैंड होता है, गोंडवाना लैंड होता है, तो यह आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है आपका प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। ये व्याख्या क्लियर करते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भूभाग का है। यह राजस्थान से कुमारी अंतरियता, ठीक है ना, कहाँ तक, राजस्थान से लेकर आपका कुमारी अंतरियता जो कि 1700 किलोमीटर तक तथा गुजरात से पश्चिम बंगाल तक 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना। आपका राजस्थान से कुमारी अंतरियता 1700 किलोमीटर और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक जो है 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आगे देखते हैं नर्मदा नदी का भ्रंश इन प्रकार के 2 भागों में बांटती है, ठीक है ना। नर्मदा नदी का भ्रंश जो है इसको 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से भागों में, एक तो आपका होता है आपका मध्यवर्ती उच्च भूमिया और दूसरा आपका दक्कन का पठार हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ से पूरा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया जाता है, 169 नंबर क्वेश्चन। दिया गया आपका निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा की भी कहा जाता है। देखिए दक्षिण की गंगा नहीं दिया, दक्षिण गंगा दिया गया, तो आपको गोदावरी नदी जो है वो आपके दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और आपको पता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी यही है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और यह कितनी लंबी है आपका, इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितना है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह पश्चिम घाट के नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक गांव से निकलती है, ठीक है ना। इसे वृद्धया बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, यहाँ से भी क्लियर होता है। आगे देखते हैं नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो नागार्जुन सागर जो है आपको पता है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाता है, आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है नागार्जुन सागर। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है जिसकी ऊंचाई कितना है, 124 मीटर है, ठीक है ना। नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई क्या है, 124 मीटर है, जो कि गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश और नालगोंडा जिला तेलंगाना में स्थित है, जिसे 1966 में बनाया गया था। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, ये भी यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। और
कावेरी नदी पर आपका मेट्टूर बांध बनाया गया है, ये भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो आज हम लोग 170 क्वेश्चन तक क्लियर किए और साथ ही साथ 20 क्वेश्चन के साथ हम लोग लगे लगभग 50 से लगभग 100 क्वेश्चन हम लोगों ने एक साथ कवर कर चुके हैं उसकी व्याख्या से। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।